वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 3 दिसंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेज़बानी कौन सा IIT करेगा? विच IIT विल होस्ट द 10th India International Science Festival 2024 and the answer is IIT Guwahati. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हेल्ड? तो ये किया जा रहा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसातो कंडा को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुने गए हैं 11th अध्यक्ष। आज का पहला क्वेश्चन है, नोटर डेम कैथेड्रल जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ये सही आंसर है हमारा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1000 से अधिक शिल्पकारों की प्रशंसा की। उन्होंने 2019 में आग से क्षतिग्रस्त नोटर डेम कैथेड्रल का पुनर्निर्माण किया। ये न्यूज़ में भी था 2019 में, याद होगा आपको शायद। यह पेरिस फ्रांस में स्थित एक प्रसिद्ध गॉथिक कैथेड्रल है। इसका निर्माण हुआ था 1163 में और गॉथिक काल में 1250 में इसका निर्माण पूरा किया गया। यहाँ नेपोलियन का राज्याभिषेक और शाही शादियाँ हुई हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी उनके लिए। और 15 अप्रैल 2019 को एक आग ने इसकी छत को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये कैसी है? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है, जो प्राकृतिक मूर्तियों और सजीव कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए और आपका क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये आपका रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर, बागवानी से। भारत और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों को रोग मुक्त पौध सामग्री की पहुंच बढ़ाने के लिए $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो किसने किसने किया है? भारत और ADB ने किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्पदंश के मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में किस मंत्रालय ने नामित किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ डेजिग्नेटेड स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ एज अ नोटिफिएबल डिजीज़? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मंत्रालय ने सर्पदंश मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है, ताकि जब कोई चीज़ अधिसूचित कर दी जाती है, नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में इसमें कर दिया गया है, तो ताकि और इसमें कदम उठाया जा सके, सुधार किया जा सके। तो यह कदम 2030 तक सर्पदंश में होने वाली मौतों और विकलांगता को 50% तक कम करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हांडी गोंडो बीमारी जो हाल ही में खबरों में थी किस प्रकार की बीमारी है? विच काइंड ऑफ डिजीज इज हांडी गोंडो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये बोन एंड जॉइंट डिजीज है, हड्डी और जोड़ों की बीमारी है। तो हांडी गोंडो एक ऑस्टियोआर्थराइटिक बीमारी है जो कर्नाटक के शिमोगा और चिकमंगलूर जिलों में पाया गया है। ये एक आनुवंशिक हड्डी और जोड़ों की बीमारी, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके की है। ये आनुवंशिक डिजीज़ है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? नामीबिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? तो इसका सही आंसर है हमारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को चुना है। वे WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट और राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम की मुख्य सलाहकार रही हैं। इसके अलावा जो रिसेंट अवार्ड से अगर हम उन्हें देखें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अशोक गोपाल को। नेक्स्ट हमारा 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है डैनियल बोइम और अली अबू अवाद को, 2 लोगों को मिला है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड मिला है, ठीक है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। 73वीं
73rd मिस यूनिवर्स हैं विक्टोरिया क्लेजर थिलविंग, ये कहाँ की हैं? है डेनमार्क की हैं। और सेकंड में रही हैं चिदम्बा करके, जो एडिटशीना करके नाम है इनका पूरा, नाइजीरिया की हैं। और तीसरे स्थान पे रही हैं मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, जो मैक्सिको से रिलेटेड हैं। पहली भारतीय जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीता है, पहली है ये, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो है रेशल गुप्ता, जो जालंधर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैमसंग R&D संस्थान नोएडा ने AI और डिजिटल हेल्थ पर अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये किया गया है IIT बॉम्बे के साथ में। तो IIT जो न्यूज़ में रहती है याद रखिएगा कि सैमसंग के जो R&D डिपार्टमेंट है उसने नोएडा ने अगले 5 वर्षों में AI डिजिटल हेल्थ और उभरती तकनीकी पर अनुसंधान के लिए IIT बॉम्बे के साथ में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2024? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जब प्रधानमंत्री कुछ इनॉग्रेट करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। साथ ही जो हमारा हमने UPPSC के जो क्वेश्चन पेपर्स थे जिन्होंने इस साल कराए थे वो डिस्कस किए थे, जिसको काफ़ी ज़्यादा 3000 लोगों ने देख रखा है अभी। तो उसका PDF आप लोग पूछ रहे थे, वो अब टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से ऑफिशियल आंसर की है, वहाँ से आप उसको PDF को पढ़ सकते हैं और YouTube से आप वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस बताई गई हैं वो उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और कहीं अगर कोई करेक्शन वाली बात है तो आप उसे पिन सेक्शन में ज़रूर देखा करिए, इन केस अगर कुछ रह जाता है तो वहाँ पे वो पिन कर दिया जाता है, तो उसे ज़रूर देख लिया करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय नवंबर 2024 में किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। ये पहला संविधान संग्रहालय है जिसे OP जिंदल यूनिवर्सिटी में, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उपमन्यु चटर्जी को उनकी पुस्तक लॉरेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है JCB पुरस्कार 2024। तो ये पूछ सकते हैं कि अलग से भी पूछ सकते हैं कि बुक किसकी है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये बुक है उपमन्यु चटर्जी की और इन्हें मिला है JCB साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेंगल नामक संभावित चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? A potential cyclone named Fengal is forming in the Bay of Bengal. According to the India Meteorological Department, the cyclone name Fengal is suggested by which country? तो इसका नाम जो है वो बताया है सऊदी अरब ने। फेंगल नामक चक्रवात कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में है, हमारा बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और तमिलनाडु से श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है। हालांकि संभावित भूमि पर पहुँचने के लिए कमज़ोर हो जाएगा, पर हमें याद रखना है कि ये किसने किया है नाम, ये नाम फेंगल रखा है सऊदी अरब ने। और साथ ही जो साइक्लोन बनने की जो कंडीशन होती हैं, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, कोरियोलिस बल होता है और भी जो फीचर्स होते हैं, ये आप स्टैटिक में जा कर के ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो स्टैटिक करंट मिला कर के फ्रेम होते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे, एक स्टेटमेंट में दे देंगे कि ये नाम किसने रखा है, या ये कंडीशंस आपसे पूछ ली जाएंगी, तो स्टैटिक और करंट को लिंक करके पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय काजू दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जुड़वा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 नवंबर को। जुड़वा बच्चों की दुर्लभ स्थिति को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 नवंबर को विश्व जुड़वा दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा आज के टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, हांडी गोटू बीमारी जो हाल ही में खबरों में थी, किस प्रकार की बीमारी है आपको बताना है। 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नॉटर डेम कैथेड्रल जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? और सैमसंग R&D संस्थान नोएडा ने AI और डिजिटल हेल्थ पर अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है।
तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अब तो बिल्कुल दिन नहीं बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। CSAT को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, CSAT भी लगाते रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है हम कर लेंगे, भले ही आपकी अच्छी हो, पर थोड़ा सा अगर नहीं करना है तो आप 2023 या 22 का पेपर उठा लीजिए, उन्हें को सॉल्व कर लीजिए। बट एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका CSAT को लेकर के भी होना चाहिए। साथ ही करंट ही पढ़ते मत रह जाइएगा, स्टैटिक भी अच्छे से रिवाइज करिएगा। करंट तो है ही, पर स्टैटिक का पोर्शन ह्यूज होता है, तो उसको भी करते रहिएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।